News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज विपक्ष के गठबंधन में उस वक्त बड़ी दरार आ गई जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मुंबई में सहकारी बैंक घोटाला केस में शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी की पूछताछ के दौरान एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के डबल टॉर्चर के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भीषण ठंड की भविष्यवाणी कर दी और यूक्रेन के युद्धबंदियों को ले जा रहे रूस के एक विमान में अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। बड़ी खबर आई पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में उनके प्रस्ताव नहीं माने गए। ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस से नाराजगी दिखाई। उन्होंने बंगाल की सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट से पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगते दिखे, क्योंकि ममता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यानी विपक्षी गठबंधन को बंगाल और पंजाब में जोर का झटका लगा और इसकी बौखलाहट कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर नजर आने लगी। अधीर रंजन चौधरी तो मीडिया के सवालों से नाराज ही हो गए। बंगाल के बारे में जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ममता से जुड़े सवाल पर वो बौखला से गए। लिफ्ट में उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश में जुटे पत्रकारों को उन्होंने वहां से निकाल दिया। इससे कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी और अधीर रंजन चौधरी से इसी बात पर जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जबकि ममता बनर्जी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में अकेले चलेंगे। ममता ने अपने इस फैसले की वजह उनके प्रस्तावों की अनदेखी को बताया और बंगाल के हावड़ा में कार्यक्रम में शामिल होने से पहले इस बारे में मीडिया से बात की। ममता अपनी गाड़ी रोककर उतरी और सीधा मुद्दे पर आ गई। वो गुस्से में दिखी और बिना घुमाए फिराए ऐलान कर दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। অল ইন্ডিয়ায় কি করব না করব আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। ममता के निशाने पर राहुल की यात्रा भी आ गई। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना अपना गुस्सा दिखाया। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার এলাই তো আমাকে একবার জানিয়েছে। कूच बिहार में तो राहुल की यात्रा से जुड़े पोस्टर भी फाड़ दिए गए। ये तस्वीरें उन्हीं पोस्टरों की हैं। हालांकि पोस्टर किसने फाड़े ये पता नहीं चला, लेकिन ममता ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होगा और उन्हें बंगाल से गुजरने वाली राहुल की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे ममता ने एक दिन पहले संकेत दे दिए थे कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल कई पार्टियों से नाराज हैं और सीधा लेफ्ट पर निशाना साधा था। जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। बंगाल में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और टीएमसी पहले भी भिड़ चुके हैं, क्योंकि खबर आई थी कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ही देना चाहती है। इस पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में 2 सीटें बिना टीएमसी को साथ लिए ही जीत गई थी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 2019 में टीएमसी के खाते में 22, बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। लेकिन ममता के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने विपक्षी गठबंधन का झगड़ा बढ़ा दिया। इस पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, गई भैंस पानी में। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी विपक्ष पर तंज कसा। ये तो नहीं था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। लेकिन कांग्रेस ने सब ठीक होने की उम्मीद जताई। एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने टीएमसी से बातचीत का रास्ता खुले होने के संकेत दिए और उम्मीद जताई कि विपक्षी गठबंधन का झगड़ा सुलझ जाएगा। इस बार विपक्षी गठबंधन का अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का प्लान था, लेकिन ममता ने उस प्लान पर पानी फेर दिया और उनके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर चलती दिखी, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ममता जैसे ही तेवर दिखाए और पत्रकारों के सवाल पर हंसते हुए जवाब दिया। भगवंत मान ने भी ममता की तरह ही कांग्रेस को झटका दिया। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में
आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। 2019 में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में 8 कांग्रेस ने जीती थी और आम आदमी पार्टी के पास केवल 1 सीट थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत से उत्साहित भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और अब तो नीतीश के तेवर भी बदले बदले दिख रहे हैं। ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार को बिहार में राहुल की यात्रा का औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला। इस बीच कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर की गई नीतीश की पोस्ट भी चर्चा में आ गई, क्योंकि पहले नीतीश ने अपनी पोस्ट में इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी और अपनी नई पोस्ट में खासतौर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। नीतीश की ये दोनों पोस्ट दिन भर चर्चा में रही। इसी बीच कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में हुए कार्यक्रम में उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। आजकल लोग परिवार का लोग नेता बनता है, आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। यानी एक के बाद एक नीतीश की पोस्ट और बयान चर्चा में रहे और संकेत मिले कि बिहार में भी विपक्षी गठबंधन में हलचल मची हुई है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की नींव ममता और नीतीश ने मिलकर रखी थी और ममता इस गठबंधन को झटका दे चुकी हैं। इधर देश भर में कुत्तों के अचानक हमला करने की बढ़ रही घटनाओं के बीच एक बार फिर राजधानी दिल्ली में ऐसी ही एक डरा देने वाली खबर आई। इस बार दिल्ली के विश्वास नगर में एक पालतू कुत्ते ने एक 2 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। और ये घटना उस वक्त हुई जब वो बच्चा अपनी मां की गोद में था। तभी अचानक एक तरफ से कुत्ता तेजी से उनकी तरफ झपटा। बच्चे की मां जब तक कुछ समझ पाती, कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया। उसने अपने जबड़े में बच्चे की एक टांग दबोच ली। ऐसा लगा जैसे वो बच्चे को मां की गोद से छीनकर ही दम लेगा। लेकिन 2 साल के उस मासूम की मां ने भी पूरी ताकत से बच्चे को पकड़ रखा था। लेकिन कुत्ते के खींचने की वजह से अचानक बच्चा मां के हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गया। हालांकि पलक झपकते ही उसकी मां ने उसे उठाया और पीछे की तरफ हट गई, लेकिन उस कुत्ते के सिर पर तो मानो खून सवार था। वो फिर एक बार तेजी से उनकी तरफ लपका। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उस मां और बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते के हमले से इस बार वो महिला भी सड़क पर गिर गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बच्चे के ऊपर ही लेट गई। लेकिन भीड़ की लाख कोशिश के बावजूद वो कुत्ता नहीं रुका। यहां तक कि एक आदमी ने तो खतरा मोल लेते हुए उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो सड़क पर गिरी हुई महिला और उसके बच्चे पर फिर झपट पड़ा। वो सड़क पर एक तरफ से दूसरी तरफ पलटती रही, लेकिन कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद एक दूसरी महिला ने कुत्ते को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर उसे बच्चे और उसकी मां से दूर ले गई। लेकिन तभी अचानक एक तरफ से एक दूसरा कुत्ता महिला और उसके बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ा। ऐसा लगा जैसे वो भी 2 साल के मासूम को उसकी मां की गोद से छीन कर ले भागेगा। हालांकि इस बार वहां मौजूद एक आदमी ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे कुत्ते के हमले से बचा लिया और भागकर घर के गेट की तरफ चला गया। इसके बाद वहां मौजूद लोग उस महिला और 2 साल के मासूम बच्चे का सड़क पर बिखरा सामान उठाते दिखाई दिए। और विश्वासनगर में कुत्ते के इसी हमले की तरह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने 1.5 साल की एक बच्ची पर भयानक तरीके से हमला कर दिया। उस हमले में वो बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, क्योंकि उसने उस बच्ची के पैर को अपने दांतों से जकड़ लिया था। बुराड़ी में उस बच्ची पर हुए खौफनाक हमले के वीडियो ने देश की राजधानी को झकझोर कर रख दिया। पिटबुल कुत्ते को लेकर उसका मालिक गली से गुजर रहा था। अचानक कुत्ते ने एक घर की तरफ देखा जहां एक बच्ची अपने दादा के साथ थी। बच्ची को देखते ही उस कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची के दादा ना तो कुछ समझ पाए और ना ही बच्ची को बचा पाए। वो कुत्ता बच्ची को गोद से खींचकर सड़क पर ले आया। बच्ची के दादा ने कुत्ते को भगाने और मासूम बच्ची को बचाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पिटबुल कुत्ता अपने दांतों की मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। उसकी मजबूत पकड़ से बच्ची को छुड़ाना लगभग नामुमकिन दिखने लगा। तभी आसपास के कुछ और लोग भी भागते हुए उस बच्ची को बचाने के लिए पहुंच गए, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को देखकर भी उस कुत्ते ने बच्ची को नहीं छोड़ा, बल्कि भीड़ को देखकर तो कुत्ता और ज्यादा आक्रामक हो गया। दूसरी तरफ बच्ची की जान बचाने के लिए लोग डंडे लेकर वहां पहुंच गए, लेकिन वो कुत्ता उस बच्ची को घसीटता हुआ दूर ले जाने लगा। पिटबुल कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। उसे पालने पर कई देशों में बैन तक लगा हुआ। हालांकि जब लोगों की भीड़ ने कुत्ते को घेर लिया तो एक पल के लिए कुत्ते के जबड़े से बच्ची का पैर छूट गया। उसी वक्त लोगों ने बच्ची को खींच लिया और कुत्ते से दूर ले गए। हालांकि तब तक बच्ची का पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। कुत्ते के इस हमले में बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। लेकिन दिल्ली में कुत्तों के हमले इसके बाद भी नहीं थमे। बुराड़ी में हुए उस हमले के कुछ दिनों बाद ही कुत्तों ने विश्वासनगर में 2 साल के उस बच्चे पर भयानक तरीके से हमला कर दिया। और आवारा कुत्तों से सिर्फ दिल्ली नहीं घबराई, बल्कि देश के कई राज्य दहशत में आ गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिन में आवारा कुत्तों ने करीब 550 लोगों को काट लिया।
और इससे पूरे ग्वालियर में खौफ पसर गया, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आवारा कुत्तों का 550 लोगों को निशाना बनाना कोई आम बात नहीं है। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का कहर ऐसा बरपा कि बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों सबको अस्पताल पहुंचना पड़ गया। वहां के जिला अस्पताल में तो कुत्तों के काटने से परेशान लोगों की कतारें लग गईं। जहाँ भी रास्ते में जाओ, कौन सी रास्ते में जाओ, कुत्ते हैं, बहुत डर के चलने पड़ता है। इसी बीच डॉक्टरों को ये डर भी सताने लगा कि अगर इसी तरह मामले बढ़ते गए तो वहाँ इंजेक्शनों की कमी भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक कुत्तों के काटने पर एक मरीज को 3 इंजेक्शन लगाने होते हैं, और अगर एक दिन में 550 लोग इंजेक्शन लगवाने आए तो वहाँ इन इंजेक्शनों की किल्लत हो सकती है। और उससे भी बड़ी मुसीबत है आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद। ग्वालियर के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पिछले कुछ महीनों में आवारा कुत्तों की संख्या अचानक बढ़ गई, और फिर उन कुत्तों ने सड़क से गुजर रहे लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो कुत्ते हैं इनकी संख्या भी बढ़ रही है। पहले जिस मोहल्ले में 2-4 कुत्ते रहते थे, अब झुंड के झुंड लोग घूम रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले ग्वालियर में करीब 50,000 आवारा कुत्ते हैं, और रोजाना उन्हें पकड़ने के लिए 50 से ज्यादा शिकायतें नगर निगम के पास आती हैं। दावा है कि नगर निगम ने उन कुत्तों को पकड़ने के लिए एक कंपनी को 30 लाख रुपए में ठेका भी दिया था। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक उस कंपनी के साथ उनका समझौता खत्म हो गया। नए टेंडर भी लगा दिए हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि 1 महीने के अंदर एजेंसी फाइनल हो जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि अगर आवारा कुत्तों को न पकड़ा गया तो वो लोगों पर जानलेवा हमले भी कर सकते हैं, क्योंकि अकेले ग्वालियर में ही इस महीने 10,000 लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 2 हफ्तों में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों की जान ले ली। मतलब अब ये समस्या किसी एक शहर या राज्य की नहीं बची, बल्कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से लोगों को अब घरों से निकलने में भी डर सताने लगा। उधर बड़ी खबर आई हरिद्वार से। वहां एक बच्चे को गंगा नदी में डुबोकर मारने का आरोप उसके ही माता पिता पर लगा। हर की पैड़ी पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि उस बच्चे के माता पिता ने तंत्र मंत्र के चक्कर में उसकी हत्या कर दी। उस बच्चे को पानी में डुबोने का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में उस बच्चे के घर वाले ही उसे पानी में डुबोते हुए दिखे, और जिसने भी हर की पैड़ी पर रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आरोप है कि 5 साल के उस मासूम को उसकी मां ने पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी सांसें थम गईं। और 1 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो को देखकर लोग खौफ से भर गए। वीडियो में उस बच्चे का पिता और उसकी मां खड़ी दिखी। पास में ही सिर पर लाल रंग की पगड़ी पहनी एक दूसरी औरत भी वहां नजर आई। उस औरत को बच्चे की मौसी बताया गया। तीनों गंगा में घुटनों तक पानी में खड़े दिखाई दी। वीडियो में बच्चे की मां पानी में उसे डुबोती दिखी। करीब 45 सेकंड तक उसने बच्चे को पानी में डुबोए रखा। इस दौरान कुछ लोग सीढ़ियों के ऊपर से उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग पानी के अंदर बच्चे के साथ कर क्या रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जैसे ही उन पर शक हुआ, 2 लोगों ने पानी में उतरकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की मां ने गुस्से में काली जैकेट पहने हुए शख्स को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान दूसरा शख्स बच्चे को उठाकर तुरंत घाट के ऊपर भागा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने बच्चे के माता पिता से सवाल जवाब शुरू कर दिए। 5 साल के उस मासूम बच्चे को पानी में डुबोकर मारने के आरोपों पर उसकी मां भड़क गई। वो वहां मौजूद लोगों से बहस करने लगी, क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि बच्चे को उसकी मां ने ही पानी में डुबोकर मार दिया। इसके बाद हर की पैड़ी पर स्नान कर रहे लोगों ने बच्चे के माता पिता को घेर लिया। कुछ लोग उनके साथ मारपीट करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में माता पिता ने ही अपने बच्चे को मार डाला। वहां से सामने आए वीडियो में बच्चे की मां बच्चे के शव के पास बैठकर अजीब हरकतें करती दिखी। बच्चे की मौत के बाद भी वो कभी हंसती तो कभी भीड़ में मौजूद लोगों को चैलेंज करती दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक ये परिवार दिल्ली का रहने वाला है। बच्चे को ब्लड कैंसर की बीमारी थी। लंबे वक्त से दिल्ली में ही उसका इलाज चल रहा था। पुलिस तंत्र मंत्र के एंगल से भी बच्चे की मौत की जांच में जुट गई। इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में बीजेपी की 2 इकाइयों के सदस्य आपस में भिड़ गए। बीजेपी की युवा इकाई बीजेवाईएम और छात्र इकाई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में पहले कहासुनी हुई और थोड़ी ही देर में झड़प शुरू हो गई। और इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे वहां भगदड़ मच गई हो, क्योंकि बीजेवाईएम और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर बरसा दिए। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ता सड़क के किनारे से पत्थर उठाकर दौड़ते नजर आए। कुछ कार्यकर्ता हाथों में डंडे लेकर भागते दिखाई दिए, जबकि एक कार्यकर्ता ने तो एक पुलिसकर्मी के हाथ से भी डंडा छीनने की कोशिश की, लेकिन उस पुलिसकर्मी ने उसका हाथ झटक दिया। इसके बाद कॉलेज के मेन गेट पर बड़ी संख्या में दोनों इकाइयों के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और वहां जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान वहां कॉलेज के सामने वाली सड़क पर जैम लग गया।
बीजेवाईएम और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को काबू करना पुलिस के जवानों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि कॉलेज के मेन गेट के अलावा भारी तादाद में कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस के अंदर भी मौजूद नजर आए और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस के जवानों ने उन पर डंडे बरसा दिए। यानी पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन कॉलेज का कैंपस जंग का मैदान बन गया। बताया गया कि कॉलेज में बाहरी छात्रों के घुसने की वजह से एबीवीपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं में विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गया। कॉलेज में बाहरी छात्रों के घुसने की वजह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बीजेवाईएम के कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज की और एक दूसरे को पीटने के लिए दौड़ पड़े, जबकि कुछ कार्यकर्ता तो कैंपस के अंदर बचने के लिए दीवारों के पीछे छिपते नजर आए। लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला और एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर कॉलेज कैंपस से बाहर करने में जुट गई। इसके बाद कॉलेज के अंदर घुस रहे बाकी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मेन गेट भी बंद कर दिया, लेकिन मेन गेट के बाहर से पथराव होने लगा। दोनों गुटों को अलग अलग किया है और वरिष्ठ गुट के लोग हैं उनसे भी चर्चा की है। बताया गया कि हिंसक झड़प के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। उधर यूपी के महाराजगंज में कुछ वकीलों ने एक दारोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वकीलों का आरोप है कि उस दारोगा ने उनमें एक वकील के साथ बदतमीजी की थी। इसी बात से गुस्सा होकर उन सबने मिलकर उस दारोगा पर धावा बोल दिया और जब उनसे बचने के लिए वो दारोगा भागने लगा तो वो वकील भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस दौरान भागते हुए वो दारोगा जमीन पर गिर गया, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रुके और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। इस दौरान उस दारोगा और वकीलों के बीच कहासुनी भी हुई। इसके बाद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव करने वहां आया और मामला शांत कर उस दारोगा को वहां से ले गया। बताया गया कि एक दिन पहले एक वकील किसी मामले की जानकारी लेने के लिए पुलिस थाने गया था। आरोप है कि जब वो थाने में पहुंचा था तो पुलिस ने उसके साथ बदतमीजी की थी। ऐसे में जब दूसरे वकीलों को इसके बारे में पता लगा तो वो एसपी कार्यालय में इसकी शिकायत करने पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान जब उन्होंने उस दारोगा को वहां देखा तो वो भड़क गए और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर एक सड़क हादसे में ममता बनर्जी बाल बाल बच गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक कार हादसे में घायल हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो वर्धमान में रैली करने के बाद सड़क के रास्ते कोलकाता लौट रही थी। ममता बनर्जी की गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी के आने से अचानक उनके ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। আমি জানি না একটা কোনো গাড়ি আমরা দেখতে পাইনি, গাড়িটা কি আমরা বেরোচ্ছিলাম। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लड़कियों को राष्ट्र का निर्माण करने वाला बताया। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल और सेना के कई जवानों को संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया। इस दिन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी पुख्ता हैं। उधर बड़ी खबर आई पश्चिम बंगाल से। वहां एक बार फिर भारी फोर्स के साथ ईडी की टीम संदेशखाली गांव में छापेमारी के लिए पहुंची। 20 दिन पहले टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड के लिए पहुंची ईडी की टीम पर वहां हमला हो गया था। गांव के लोगों ने ईडी के अधिकारियों से मारपीट की थी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। लेकिन 19 दिन बाद एक बार फिर ईडी के अफसर 100 से ज्यादा केंद्रीय बल के जवानों के साथ शाहजहां शेख के घर को खंगालने के लिए संदेशखाली पहुंच गए और छापेमारी से पहले पूरे इलाके को घेर लिया। संदेशखाली गांव के चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बल के जवान हथियारों के साथ तैनात हो गए। इसके बाद ईडी के 8 अफसरों ने शाहजहां शेख के घर पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि 20 दिन पहले ऐसी ही एक रेड के दौरान ईडी अफसरों पर संदेशखाली गांव के लोगों ने धावा बोल दिया था। करीब 1000 लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों से मारपीट की थी। इसीलिए दूसरी बार छापेमारी से पहले ईडी के अफसरों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर के बाहर, उनके घर की तरफ जाने वाले रास्तों पर और गलियों में केंद्रीय बल के जवान हथियार के साथ मुस्तैद कर दिए गए। आपको यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाऊं ईडी की। आज फिर यहाँ पर छापेमारी हो रही है, लेकिन पूरा जो इलाका है इसको एक अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया है। संदेशखाली गांव में तैनात जवानों के पास आंसू गैस के गोले भी थे, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में हालात को काबू में किया जा सके। 5 जनवरी को हुए हमले के बाद ईडी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए छापेमारी के दौरान केंद्रीय बल के 125 जवानों ने सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शाहजहां शेख के घर के बाहर और आसपास के इलाकों में 8000 सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए, जिसका मतलब यह कि ईडी की टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ संदेशखाली गांव में शाहजहां शेख के ठिकाने पर पहुंची थी। केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान भी छापेमारी के दौरान हथियारों के साथ वहां तैनात दिखे, जिनमें बड़ी संख्या में महिला कांस्टेबल भी मौजूद रही।
क्योंकि 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले में बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं भी शामिल थी। इसी वजह से ईडी ने इस बार केंद्रीय बल की महिला सिपाहियों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस की महिला कांस्टेबल को भी बुला लिया। भारी भरकम सुरक्षा के बीच सबसे पहले ईडी ने शाहजहां शेख के घर की तलाशी के लिए चाबी मंगवाई, लेकिन चाबी नहीं मिलने पर घर के मेन गेट पर लगे ताले को तोड़वा दिया। हालांकि ईडी के लिए ये सब करना आसान नहीं था, क्योंकि शाहजहां शेख के घर पहुंचने पर ईडी अफसरों और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच करीब 40 मिनट तक बहस होती रही। यहाँ पर ईडी की टीम सुबह पहुंची तो सबसे पहले पुलिस ने उनसे सर्च वारंट देखना चाहा। हालांकि ताला तोड़ने के बाद ईडी के अधिकारियों, 2 गवाहों और वीडियोग्राफरों सहित कुल 13 लोग घर में घुस गए। बिना वक्त गंवाए ईडी के अफसरों ने शाहजहां शेख के घर में रखे दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए, क्योंकि शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल में गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में घोटाले का आरोप है और इसी की जांच में ईडी की टीम जुटी है। 5 जनवरी को भी इसी घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी के अफसर संदेशखाली पहुंचे थे, लेकिन वहां उन पर भयानक हमला हो गया और उस हमले के बाद से ही टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार है। संदेह ये है कि शेख शाहजहां घटना वाले दिन जब यहाँ से भागा अपने परिवार को लेकर के, तो जो भी जरूरी दस्तावेज थे, सबूत थे, सब कुछ यहाँ से साथ लेकर के गया है। यानी ईडी के अफसरों को इस बात का शक है कि शाहजहां शेख राशन घोटाले का सबूत मिटाने की कोशिश में है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में गरीबों को पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज की बंदर बांट हुई थी। पीडीएस गरीबों को सस्ते में अनाज देने वाली योजना है। दावा किया गया कि घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और आरोप लगा कि टीएमसी नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर इस घोटाले को अंजाम दिया था, जिसमें शाहजहां शेख का नाम सबसे ऊपर है। उधर बड़ी खबर आई रूस से। वहां यूक्रेन के 65 युद्धबंदियों को लेकर जा रहा रूस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। बेलग्रद शहर में लैंडिंग से ठीक पहले वो विमान आग का गोला बन गया। देखते ही देखते पूरा विमान जलकर राख हो गया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हादसे में विमान पर सवार 74 लोगों की जान चली गई। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 साल से जारी जंग के बीच इस विमान हादसे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि यूक्रेन ने 65 युद्ध बंदियों को लेकर बेलग्रद जा रहा यूक्रेन से रूस का विमान आसमान में ही आग का गोला बन गया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक इस हादसे में कुल 74 लोगों की मौत हो गई। में लैंडिंग से ठीक पहले रूस का वो विमान आग का गोला बन गया। हादसे की खौफ से भर देने वाली तस्वीरों में दिखा कि जिस जगह पर विमान गिरा वहां भयानक आग लग गई। लपटों के साथ काला धुआं आसमान में कई फीट ऊपर उठने लगा। डरा देने वाला मंजर देखकर हादसे का वीडियो बनाने वाली महिला की भी चीख निकल गई, जबकि वो हादसे वाली जगह से काफी दूर थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। हादसा पश्चिमी बेलग्रद में सुबह के वक्त हुआ। रूस के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 में यूक्रेन के 65 युद्ध बंदी मौजूद थे। इसके अलावा चालक दल के 6 सदस्य और 3 गार्ड भी मौजूद थे। यानी कुल 74 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। विमान में हादसा किस वजह से हुआ, इसका पता लगाने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी। लेकिन रूस के 2 सांसदों ने दावा किया कि उस विमान को यूक्रेन की मिसाइल ने निशाना बनाया। अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के बेलग्रद शहर में 2 दिन पहले ही मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया था। यानी आशंका इस बात की जताई जा रही है कि रूस के इस विमान को ज़ेलेंस्की की फौज ने मिसाइल मारकर गिरा दिया। हालांकि यूक्रेन सरकार ने हादसे के तुरंत बाद सफाई पेश की और रूस के दोनों सांसदों के बयान को झूठा करार दिया और साफ साफ कहा कि हादसे के बाद रूस अफवाहें फैला रहा है। लेकिन रूस के दोनों सांसदों के दावों में सच्चाई इसलिए भी नजर नहीं आ रही क्योंकि रूस के IL-76 विमान पर यूक्रेन के 65 युद्धबंदी भी मौजूद थे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक विमान में सवार यूक्रेन के सभी 65 युद्धबंदियों को कैदियों की अदला बदली के मकसद से रूस ले जाया जा रहा था। इसी महीने यूक्रेन की सीमा पर यह अदला बदली होने वाली थी। 2 साल से जारी जंग के दौरान दोनों देशों के बीच 47 बार ऐसी अदला बदली हो चुकी है। इधर ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने ASI रिपोर्ट पर बड़ा फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने ASI की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को ये रिपोर्ट उपलब्ध कराने का फैसला सुनाया। रिपोर्ट पार्टीज को दी जाएगी और सबको मालूम पड़ेगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार 80% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। खबर है कि पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकार करेंगी। यही नहीं, पहली बार वायुसेना की 6 महिला पायलट कर्तव्य पथ के ऊपर उड़ान भी भरेंगी।
उत्तर प्रदेश की 2 महिला सफाई कर्मी इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की विशेष मेहमान होंगी। उनके अलावा यूपी की 101 महिला सफाई कर्मियों को भी बुलाया गया है जो इस परेड को देखेंगी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और एनसीसी कैडेट शामिल हुए। उधर अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में राष्ट्रपति बाइडेन की एक रैली में फिलिस्तीन के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। उन लोगों ने बाइडेन से गाजा में फौरन जंग रुकवाने की मांग की। और उस रैली में जैसे ही बाइडेन ने बोलना शुरू किया, वैसे ही दर्शकों में बैठे फिलिस्तीन के एक समर्थक ने हल्ला बोल दिया। वो आदमी फिलिस्तीन के झंडे के साथ दिखा। नारे लगाने की वजह से उसे वहां से हटाया जाने लगा। इस दौरान बाइडेन को अपना संबोधन रोकना पड़ा, क्योंकि इस नारेबाजी के जवाब में उनके समर्थकों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान मंच पर खड़े बाइडेन दोबारा बोलने के लिए इंतजार करते दिखे। हालांकि हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया और फिलिस्तीन के उस समर्थक को रैली से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसी बीच एक और महिला खड़ी हो गई और बाइडेन के सामने ही उसने पूरी ताकत से गाजा में जंग रोकने की मांग कर दी। उस महिला को कई सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया, लेकिन वो फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार नारे लगाती रही। कुछ देर रुकने के बाद बाइडेन ने जब दोबारा बोलना शुरू किया तो उनके भाषण के दौरान भी नारे लगते रहे। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को अमेरिका से हर तरह की मदद मिलती आई है, लेकिन अमेरिका में कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। उनका आरोप है कि इजराइल गाजा में बेकसूर लोगों की जान ले रहा है। इधर असम में राहुल गांधी की जान को खतरा बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में खड़गे ने अमित शाह से राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की और ये दावा किया कि असम में राहुल गांधी खतरे में। उन्होंने दावा किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विरोध में बीजेपी के समर्थक उनके नजदीक आ रहे हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने 18 जनवरी से 22 जनवरी तक असम में राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक की 5 घटनाओं का जिक्र किया। खड़गे ने दावा किया कि असम में राहुल गांधी की जान को खतरा है और उसे देखते हुए उन्होंने गृह मंत्री से असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को निर्देश देकर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, ताकि वहां किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। यही नहीं, उस चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के लिए Z+ सिक्योरिटी की भी मांग की। एक रोज पहले असम के गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। शहर के अंदर से यात्रा ले जाने से रोकने के बाद कांग्रेस के समर्थकों ने पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड उखाड़ दिए थे। और इसी घटना के बाद गुवाहाटी में राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद असम के बरपेटा से राहुल गांधी ने एक बार फिर यात्रा शुरू की और हेमंत बिस्व शर्मा पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि असम को हेमंत बिस्व शर्मा नहीं बल्कि अमित शाह चला रहे हैं। 11वें दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के बरपेटा से शुरू हुई। इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक सड़क पर कांग्रेस समर्थकों का सैलाब नजर आया। इस दौरान राहुल गांधी एक कार की छत पर बैठकर लोगों से हाथ मिलाते और उनका अभिवादन स्वीकार करते रहे, जबकि उनकी गाड़ी के आगे और पीछे लोगों का हुजूम चलता रहा। बाद में राहुल गांधी ने कार की छत पर बैठकर भीड़ को संबोधित भी किया। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। अपने भाषण में राहुल गांधी ने हेमंत बिस्व शर्मा पर असम में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के सीएम हिंसा और नफरत फैलाकर असम की संस्कृति को खत्म कर देना चाहते हैं। 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में दाखिल हुई थी। इधर एयर इंडिया पर फिर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विमानों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर एयर इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। डीजीसीए ने उस पर 1 हफ्ते पहले भी 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तब पायलटों के रोस्टर बनाने में खामी पाई गई थी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के अयोध्या जाने को लेकर पार्टी ने खास प्लान बनाया। खबर है कि बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अलग अलग दिन रामलला के दर्शन करेंगे। 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 1 फरवरी को अपने मंत्रियों के साथ राम मंदिर में पूजा करेंगे। इसी तरह दूसरे राज्यों के लिए भी दिन तय कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को अगले कुछ दिनों तक अयोध्या न जाने की सलाह दी। उन्होंने अयोध्या में भारी भीड़ को देखते हुए
अपने मंत्रियों को ये सुझाव दिया, क्योंकि मंत्रियों के जाने से आम श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों को मार्च में अयोध्या की यात्रा करने की सलाह दी गई। अभी कोई भी कैबिनेट का सदस्य नहीं जा रहा है। उधर बिहार की राजधानी पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर जेडीयू और बीजेपी एक ग्राउंड के लिए भिड़ गईं। दोनों पार्टियां शहर में मौजूद मिलर हाई स्कूल ग्राउंड के लिए आमने सामने आ गईं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए नीतीश सरकार ने उसे जानबूझकर ग्राउंड नहीं दिया, जबकि कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बीजेपी ने मिलर हाई स्कूल ग्राउंड को पहले ही बुक करा लिया था। लेकिन जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं को ठहराने के लिए उस मिलर ग्राउंड में टेंट लगा दिए और तय समय तक उसे खाली नहीं किया। इसी वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़क गए। ये मजाक बनाए हुए नीतीश कुमार जी, और आज खाली करने का समय था, आज तक खाली नहीं किया, यही है गुंडागर्दी। नीतीश सरकार के इस रवैये से नाराज होकर बीजेपी ने पटना में अपने दफ्तर के सामने ही सड़क पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। वहीं जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम किया। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश सरकार ने साजिश के तहत उसके कार्यक्रम में अड़ंगा डाला। लेकिन इस बीच बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव में उनके घर वालों ने जमकर जश्न मनाया। भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से पहले 22 जनवरी को उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया था। और केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद कर्पूरी ठाकुर के घर वालों की खुशी दुगनी हो गई। बिहार के समस्तीपुर जिले में मौजूद कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पितौजिया में उनके घर वालों ने जमकर जश्न मनाया। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा के बाद गांव में उनका परिवार एकजुट हुआ। घर के अंदर कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगी दिखी, जिसके आगे उनके घर वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। वो बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे और फिर 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। उधर पूर्वी एशियाई देश मंगोलिया में गैस से भरे एक ट्रक में विस्फोट होने से 20 लोगों की मौत हो गई। करीब 60 टन गैस से भरा वो ट्रक अचानक एक गाड़ी से टकरा गया और टक्कर होते ही उस ट्रक में भयानक ब्लास्ट हो गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम फोड़ दिया। इस दौरान घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने इसका वीडियो बना लिया। उस वीडियो में पहले वो ट्रक धू-धू कर जलता दिखाई दिया और फिर कुछ सेकंड बाद उस ट्रक में भयंकर ब्लास्ट हुआ और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। वो धमाका इतना भयंकर था कि आग की लपटें उस आदमी के घर की खिड़की तक पहुंच गईं और वो बुरी तरह डर गया। देखते ही देखते उस ट्रक में लगी आग पूरे इलाके में फैल गई और आसपास की कई इमारतें उसकी जद में आ गई। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि एक इमारत से दूसरी इमारत और दूसरी से तीसरी में आग तेजी से आगे बढ़ रही थी। और आग के विकराल रूप को देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरे शहर को जलाकर राख कर देगी। बताया गया कि आग पर काबू पाने के लिए 600 दमकल कर्मी जुट गए। लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि दमकल कर्मियों के पसीने छूटने लगे। मंगोलिया की राजधानी ओसाम बातर से आई तस्वीरों में वो इलाका आग से घिरा नजर आया। वहां मौजूद एक इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आग की लपटें उठती दिखाई दी और दमकल कर्मियों की टीम उस पर लगातार पानी की बौछार करती नजर आई। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में घंटों लग गए। उस इमारत के अलावा वहां खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं और आग के काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं के गुबार के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो ये खौफनाक नजारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि गैस से भरे उस ट्रक में हुए धमाके ने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया और आग भी ऐसी कि उस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों की सांसें फूल गईं। और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जब तक आग बुझी कई इमारतें उसकी चपेट में आ चुकी थी और उसकी वजह से वहां 20 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वो ट्रक देर रात करीब 60,000 लीटर गैस लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उस ट्रक की एक कार से जोरदार टक्कर हो गई और उसमें भयंकर धमाका हो गया। उसकी चपेट में आसपास की कई इमारतें भी आ गई। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 100 गाड़ियां वहां पहुंची और 600 से ज्यादा दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि आग इतनी तेजी से फैली कि वहां की 3 इमारतें उसकी चपेट में आ गई और इसकी वजह से कई लोग घायल हो गए।
हालांकि वक्त रहते उन इमारतों को खाली करवा दिया गया। साथ ही उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया जहां उस ट्रक में आग लगी थी। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रुख पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सवाल पूछा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से पूछा कि वो 1981 में किए गए संशोधन का समर्थन कैसे नहीं कर सकती। उन्होंने केंद्र के रुख पर हैरानी जताते हुए साफ किया कि संसद ने कानून में जो बदलाव किया था उसके साथ सरकार को खड़ा होना होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया रामलला का पलक झपकाते हुए वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में रामलला अपनी पलकें झपकाते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से राम मंदिर समारोह पर फीडबैक लिया। खबर है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इस कार्यक्रम को लेकर जनता में क्या संदेश गया। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। इधर शरद पवार के पोते रोहित पवार से हुई ईडी की पूछताछ के दौरान एनसीपी ने मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किया। रोहित पवार से महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाला मामले में पूछताछ हुई, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ता रोहित पवार से पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच गए और रोहित पवार के ईडी दफ्तर पहुंचते ही नारेबाजी शुरू कर दी। एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर रोहित पवार ईडी दफ्तर की ओर चले गए, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी। एनसीपी कार्यकर्ता बैरिकेड की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ये लोग पीछे भी नहीं हटे। उन्होंने बैरिकेड हटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए एनसीपी कार्यकर्ताओं ने वहीं प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। रोहित पवार की ईडी के सामने पेशी की खबर मिलते ही एनसीपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहीं पर नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर एनसीपी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। रोहित पवार शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब के पोते हैं। 2019 में उन्होंने विधायक का चुनाव जीता था। महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाला मामले में रोहित पवार का नाम तब सामने आया जब इसी महीने की 5 तारीख को ईडी ने उनकी कंपनी को जांच के घेरे में लिया। इसके बाद ईडी के सामने रोहित पवार की पेशी हुई, लेकिन इस मौके को एनसीपी ने शक्ति प्रदर्शन का मौका बना दिया। रोहित ईडी दफ्तर के अंदर बैठे रहे और बाहर एनसीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। इन कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाया और जोर जोर से रोहित के नाम का नारा लगाया। पूछताछ के लिए जाने से पहले रोहित पवार ने भी आक्रामक तेवर दिखाए। मैं मराठी मानुस हूं, मैं डरता नहीं। ईडी ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाला मामले में 5 जनवरी को रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो की शाखा में तलाशी ली थी। इसके अलावा बारामती, पुणे और औरंगाबाद के ठिकानों की भी तलाशी ली गई थी। ये मामला तब सामने आया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक घोटाला मामले की जांच के आदेश दिए थे और इसी मामले की जांच की आंच शरद पवार के पोते रोहित पवार तक पहुंच गई। ईडी के 4 अधिकारियों ने रोहित पवार से पूछताछ की। वो जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो सुप्रिया सुले उनके साथ थी और ईडी के दफ्तर के अंदर जाने से पहले रोहित पवार ने सुप्रिया सुले के पैर छुए। रोहित पवार को सुप्रिया सुले ने संविधान की एक कॉपी भी दी। फिर दोनों ने उस कॉपी के साथ तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद रोहित पवार वो कॉपी लेकर अंदर चले गए। अंदर जाने से पहले उन्होंने सुप्रिया सुले के पैर छुए। रोहित पवार के अंदर जाने के बाद वो बहुत देर तक बाहर खड़ी रहीं। वो एनसीपी दफ्तर से निकलने के बाद से उनके साथ थी और एनसीपी दफ्तर में शरद पवार और रोहित पवार की मुलाकात के वक्त भी सुप्रिया सुले मौजूद रहीं। ईडी दफ्तर जाने से पहले रोहित पवार एनसीपी दफ्तर गए। वहां जाकर उन्होंने शरद पवार का आशीर्वाद लिया और ईडी दफ्तर के लिए निकलने से पहले शरद पवार के पैर छुए। रोहित पवार पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मिले। वो अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लाए। ईडी दफ्तर में जाने से पहले उन्होंने उन्हें मीडिया को दूर से दिखाया। अटकलें तो ये भी लगी कि रोहित पवार गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये अटकलें खारिज कर दी। मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूँ, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। रोहित पवार शरद पवार के बड़े भाई के पोते हैं। अजित पवार के शरद पवार से अलग होने के बाद वो उनके साथ साए की तरह रहे। माना जाता है कि इसीलिए दादा और पोते का रिश्ता और मजबूत हो गया। कहा जाता है कि रोहित पवार की सियासत की सारी रूपरेखा शरद पवार ही तैयार करते हैं। 2017 में रोहित बारामती से जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद वो 2019 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की करजत जामखेड़ सीट से विधायक बने। रोहित पवार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उधर उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फिर सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वो दोपहर को बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर है कि इस दौरान वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात देने का भी ऐलान कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर भारत सरकार की तरफ से दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस मौके पर कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में एक पोस्टर भी जारी किया गया। एक दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा के लिए गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। 22 तारीख को मोदी जी ने राम काज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। इधर मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5 दिन तक घने कोहरे और भीषण ठंड की चेतावनी जारी कर दी। मतलब दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से देश का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा कड़ाके की ठंड झेल रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से कम होने की वजह से ठिठुरन से राहत नहीं मिल रही। शीतलहर की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। इसके अलावा घने कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए डरा देने वाली चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में अगले 5 दिन तक घने कोहरे के साथ भीषण ठंड पड़ेगी। इसके अलावा पूरे उत्तर भारत में सीवियर कोल्ड डे रहेगा, यानी दिन के वक्त भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। सीवियर कोल्ड डे तब होता है जब अधिकतम तापमान भी सामान्य से 6.5 डिग्री कम हो, जबकि न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री से नीचे ही बना रहे। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश की भी आशंका जताई है, इसीलिए लोगों को सावधान रहने और सर्दी से बचने की सलाह भी दी गई। मतलब कड़ाके की ठंड और शीतलहर के साथ ही लोगों को भयानक कोहरे का भी सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, सर्दी और घने कोहरे ने दिल्ली में ट्रेनों की आवाजाही तो रोकी ही, साथ ही उड़ानों पर भी ब्रेक लगा दी। और इसी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। पिछले कई दिन से दिल्ली एनसीआर में पड़ रहे घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइटों को डायवर्ट करना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहरे की वजह से 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अपने तय समय से कई घंटों की देरी से उड़ी। इसी तरह विदेश से आने वाली 20 उड़ानें घने कोहरे की वजह से कई घंटे लेट पहुंची, जबकि देश के अंदर 75 से ज्यादा फ्लाइटें कोहरे की वजह से प्रभावित हुई। विमानों की तरह ही कोहरे की वजह से पिछले 24 घंटे में दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें लेट हो गई। यही नहीं, दिल्ली से देश के अलग अलग राज्यों में जाने वाली ट्रेनें भी तय वक्त पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पर चलने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि भयानक कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना है। और दिल्ली एनसीआर की तरह पंजाब और हरियाणा के लिए भी आने वाले 2 दिन भारी रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए इन दोनों राज्यों में शीतलहर और भयानक कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया। और इसी वजह से यह अनुमान जताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में ठंड और कोहरे की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से इन दोनों राज्यों में शीतलहर चल रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए शीतलहर और कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में पंजाब और हरियाणा में ठंड के साथ घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी। लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कड़ाके की ठंड और सूखी ठंड, कड़ाके की सूखी ठंड और कोहरे के लिए। यही नहीं, मौसम विभाग ने 27 से 29 जनवरी यानी 3 दिन के लिए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। हालात अभी से ये हैं कि इन दोनों राज्यों के कई शहरों के न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब के नवा शहर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान अगर सही साबित हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में ठंड का टॉर्चर लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ा देगा। और तो और मौसम विभाग ने देश के पहाड़ी राज्यों में भी अगले 5 दिन बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो वहां से चलने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से देश के कई राज्य ठिठुरने पर मजबूर हो जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और उसकी वजह से 3 दिन तक पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ तेज बर्फीली हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लाती हैं।
ये भूमध्य सागर से निकलकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचकर अपना असर दिखाती हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने 25 से 30 जनवरी तक के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इन राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में घने कोहरे की भी आशंका जताई है। मतलब आने वाले 5 दिन पहाड़ी राज्यों के लिए भी मुसीबतों से भरे हो सकते हैं। इन पहाड़ी राज्यों में होने वाली बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में होगा, क्योंकि वहां पहले से ही भारी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में तो भीषण ठंड की वजह से 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की स्कूल में प्रार्थना के दौरान बेहोश होकर गिर गई। लड़की के बेहोश होने की इस घटना के बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोगों को यह डर सताने लगा कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूल के कमरे में कई बच्चे उस लड़की के हाथ पांव रगड़ते दिखाई दिए। कोई उस पर कंबल डालता नजर आया तो कोई उसके सिर पर तेल लगाता दिखा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लड़की नहीं उठी। इसके बाद कमरे में कागज और लकड़ी जलाकर गर्मी पैदा करने की कोशिश की गई। बेहोश हुई उस लड़की का नाम शकीना खातून बताया गया। बाद में स्कूल में डॉक्टर को बुलाया गया और फिर उसे दवा दी गई। बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले में ठंड लगने से 6ठी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की जान चली गई। बताया गया कि क्लास में पढ़ने के दौरान अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हुई और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ठंड की वजह से एक बच्चे की मौत की खबर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई पत्थरबाजी के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 2 दिन पहले इन लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया था, जिसमें 7 लोग घायल हो गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट से पहले हलवा सेरेमनी में हिस्सा लिया। उन्होंने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच खुद हलवा बांटा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव भी मौजूद रहे। बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बांटने की परंपरा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में एक दिन पहले एक बंदर ने गर्भगृह में प्रवेश कर रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद वहां मौजूद भक्त इसे चमत्कार बताने लगे। इतना ही नहीं, वहां मौजूद भक्तों ने उस बंदर के पवन पुत्र हनुमान का रूप होने का दावा किया। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी इस घटना से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़के की पिटाई का वीडियो 21 जनवरी का है। वायरल वीडियो में 3 लड़के बेल्ट से उस लड़के को जानवर की तरह पीटते दिखाई दिए, जबकि मार खा रहा वो लड़का इस दौरान तीनों लड़कों से रहम की भीख मांगता रहा। भैया सॉरी। लेकिन उस पर बेल्ट बरसा रहे लड़कों के सिर पर मानो खून सवार था। सफेद रंग की जैकेट पहना हुआ लड़का बिना रुके समीर वर्मा नाम के लड़के को बेल्ट से पीटता रहा और गालियां देता रहा। मार खा रहा समीर लगातार उससे माफी मांगता रहा, लेकिन सफेद जैकेट पहना हुआ वो लड़का उस पर हमले करता रहा। इसके बाद उसके एक और साथी ने बेल्ट अपने हाथों में थामी और समीर को पीटना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक वो दोनों लड़के किसी जानवर की तरह उसे बेल्ट से पीटते रहे। वो उस पर कभी बेल्ट बरसाते तो कभी लात और घूंसों से हमला करते दिखे। पिटाई से डरा सहमा समीर वर्मा हमलावरों के पैर छूकर माफी मांगता रहा। ना मेरे मच्छू। पिटाई की वजह से समीर के चेहरे पर चोट के निशान भी नजर आए। इस दौरान पीटने वाले लड़कों का तीसरा साथी अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करता रहा और दहशत पैदा करने के लिए पिटाई के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित लड़के की मां ने वीडियो में दिख रहे तीनों आरोपियों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया, क्योंकि उन लोगों ने समीर वर्मा को बेरहमी से पीटने के बाद उसके कपड़े भी उतरवा दिए और वीडियो रिकॉर्ड किया। कपड़े उतरवाने के बाद भी वो उस पर बुरी तरह बेल्ट बरसाते दिखे। पुलिस के मुताबिक पिटाई कर रहे लड़कों का समीर के साथ सड़क पर जाते समय कुछ दिन पहले विवाद हो गया था। आरोप है कि वीडियो में दिख रहे आकाश उर्फ अक्की और आयुष मिश्रा नाम के आरोपियों ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर समीर को पहले अगवा किया, इसके बाद उसके कपड़े उतरवाकर उसकी पिटाई की। इन्होंने उसकी दुकान से पकड़ करके और उसके साथ मारपीट की थी। सोशल मीडिया पर वायरल पिटाई के इस वीडियो को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में विवादास्पद बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया।
महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में विवादास्पद बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अयोध्या में हुए समारोह के बाद वहां विवादास्पद बैनर लगाया गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही रोहन बोपन्ना टेनिस के मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए। खास बात यह कि बोपन्ना नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उन्होंने 43 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की। हरियाणा में जोखिम भत्ता बढ़ाने समेत 30 मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 1 दिन की हड़ताल की। इस हड़ताल की वजह से हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं चली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ जारी अपने सैन्य ऑपरेशन का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में इजरायल के सैनिक एक इमारत में छिपे हमास के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखे और आमने सामने की इस लड़ाई में दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। हमास के लड़ाकों और इजरायल के सैनिकों का यह आमना सामना जमीन के कई फीट ऊपर उस इमारत की 3री मंजिल पर हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से ऐसे हमले हुए मानो कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। तस्वीरों में खतरनाक हथियारों से लैस इजरायल के कई सैनिक उस इमारत में नजर आए। वो दूसरे कमरों से हमला कर रहे हमास के लड़ाकों पर पलटवार करते दिखे, लेकिन इसी दौरान दरवाजे के नजदीक से फायरिंग कर रहे एक सैनिक को गोली लग गई। गोली लगने के बाद वो गिर गया और दर्द से कराहने लगा। हालांकि इस दौरान उस सैनिक को उसके एक साथी ने पीछे की ओर खींच लिया और गोलीबारी वाली जगह से दूर कर दिया। इजरायल ने दावा किया कि सूचना मिलते ही उसके सैनिकों ने उस इमारत को घेर लिया और इमारत के बाहर से हमला करने के बाद उन्होंने उसमें घुसकर हमास के लड़ाकों पर कहर ढा दिया। और उस सैनिक के घायल होने के बाद तो फायरिंग और तेज कर दी गई। दोनों तरफ से काफी देर तक धड़ाधड़ गोलियां चलती रहीं। इसी दौरान इजरायल का एक और सैनिक हमास के निशाने पर आने से बिल्कुल साफ बच गया। पूरी इमारत गोलियों की आवाज से गूंजती रही। इस दौरान चिंगारियां भी हवा में उड़ती दिखी, लेकिन इसी बीच एक जोरदार धमाका हो गया। भयंकर धमाके के बाद इमारत में हर तरफ धुआं फैल गया, लेकिन इसके बाद भी गोलियों की तड़तड़ाहट रुकी नहीं। इजरायल ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने इस हमले में इमारत में छिपे हमास के सभी लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि इस गोलीबारी में इजरायल के भी 2 सैनिक घायल हो गए। इधर राजस्थान के बाड़मेर से एक सड़क हादसे की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे एक बच्चे को टक्कर मार दी और इसके बाद वो कार पूरी रफ्तार से सामने खड़ी एक गाड़ी से जा टकराई। इस घटना का जो खौफनाक वीडियो सामने आया, उसमें 2 बच्चे सड़क से गुजरते दिखाई दिए और उनके कुछ फीट आगे सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी के पास ही एक आदमी खड़ा दिखा। लेकिन तभी वहां एक कार तेज रफ्तार से आई और उसने 2 बच्चों में एक को टक्कर मार दी। इसके बाद वो कार सामने खड़ी उस गाड़ी से भी जा टकराई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बड़ी खबर आई पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में उनके प्रस्ताव नहीं माने गए। ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस से नाराजगी दिखाई। उन्होंने बंगाल की सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट से पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगते दिखे, क्योंकि ममता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यानी विपक्षी गठबंधन को बंगाल और पंजाब में जोर का झटका लगा और इसकी बौखलाहट कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर नजर आने लगी। अधीर रंजन चौधरी तो मीडिया के सवालों से नाराज ही हो गए। बंगाल के बारे में जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ममता से जुड़े सवाल पर वो बौखला से गए। लिफ्ट में उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश में जुटे पत्रकारों को उन्होंने वहां से निकाल दिया। इससे कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी और अधीर रंजन चौधरी से इसी बात पर जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जबकि ममता बनर्जी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में अकेले चलेंगे।
ममता ने अपने इस फैसले की वजह उनके प्रस्तावों की अनदेखी को बताया और बंगाल के हावड़ा में कार्यक्रम में शामिल होने से पहले इस बारे में मीडिया से बात की। ममता अपनी गाड़ी रोककर उतरी और सीधा मुद्दे पर आ गई। वो गुस्से में दिखी और बिना घुमाए फिराए ऐलान कर दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। और इंडिया की করব না করব আপনার ইলেকশন ভাববো আমরা সেকুলার পার্টি আমরা বিজেপি के आड़े में যা करो। ममता के निशाने पर राहुल की यात्रा भी आ गई। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना अपना गुस्सा दिखाया। लेकिन ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার এজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার এলাকায় তো আমাকে একবার জানিয়েছে। कूच बिहार में तो राहुल की यात्रा से जुड़े पोस्टर भी फाड़ दिए गए। ये तस्वीरें उन्हीं पोस्टरों की हैं। हालांकि पोस्टर किसने फाड़े ये पता नहीं चला, लेकिन ममता ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होगा और उन्हें बंगाल से गुजरने वाली राहुल की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे ममता ने एक दिन पहले संकेत दे दिए थे कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल कई पार्टियों से नाराज हैं और सीधा लेफ्ट पर निशाना साधा था। जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। बंगाल में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और टीएमसी पहले भी भिड़ चुके हैं, क्योंकि खबर आई थी कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ही देना चाहती है। इस पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में 2 सीटें बिना टीएमसी को साथ लिए ही जीत गई थी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 2019 में टीएमसी के खाते में 22, बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। लेकिन ममता के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने विपक्षी गठबंधन का झगड़ा बढ़ा दिया। इस पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, गई भैंस पानी में। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी विपक्ष पर तंज कसा। ये तो नहीं था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। लेकिन कांग्रेस ने सब ठीक होने की उम्मीद जताई। एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने टीएमसी से बातचीत का रास्ता खुले होने के संकेत दिए और उम्मीद जताई कि विपक्षी गठबंधन का झगड़ा सुलझ जाएगा। इस बार विपक्षी गठबंधन का अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का प्लान था, लेकिन ममता ने उस प्लान पर पानी फेर दिया और उनके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर चलती दिखी, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ममता जैसे ही तेवर दिखाए और पत्रकारों के सवाल पर हंसते हुए जवाब दिया। भगवंत मान ने भी ममता की तरह ही कांग्रेस को झटका दिया। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। 2019 में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में 8 कांग्रेस ने जीती थी और आम आदमी पार्टी के पास केवल 1 सीट थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत से उत्साहित भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और अब तो नीतीश के तेवर भी बदले बदले दिख रहे हैं। ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार को बिहार में राहुल की यात्रा का औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला। इस बीच कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर की गई नीतीश की पोस्ट भी चर्चा में आ गई, क्योंकि पहले नीतीश ने अपनी पोस्ट में इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी और अपनी नई पोस्ट में खासतौर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। नीतीश की ये दोनों पोस्ट दिन भर चर्चा में रही। इसी बीच कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में हुए कार्यक्रम में उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। आजकल लोग परिवार का लोग नेता बनता है, आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। यानी एक के बाद एक नीतीश की पोस्ट और बयान चर्चा में रहे और संकेत मिले कि बिहार में भी विपक्षी गठबंधन में हलचल मची हुई है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की नींव ममता और नीतीश ने मिलकर रखी थी और ममता इस गठबंधन को झटका दे चुकी हैं। इधर देश भर में कुत्तों के अचानक हमला करने की बढ़ रही घटनाओं के बीच एक बार फिर राजधानी दिल्ली में ऐसी ही एक डरा देने वाली खबर आई। इस बार दिल्ली के विश्वास नगर में एक पालतू कुत्ते ने एक 2 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया और ये घटना उस वक्त हुई जब वो बच्चा अपनी मां की गोद में था। तभी अचानक एक तरफ से कुत्ता तेजी से उनकी तरफ झपटा। बच्चे की मां जब तक कुछ समझ पाती, कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया। उसने अपने जबड़े में बच्चे की एक टांग दबोच ली। ऐसा लगा जैसे वो बच्चे को मां की गोद से छीनकर ही दम लेगा, लेकिन 2 साल के उस मासूम की मां ने भी पूरी ताकत से बच्चे को पकड़ रखा था। लेकिन कुत्ते के खींचने की वजह से अचानक बच्चा मां के हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गया। हालांकि पलक झपकते ही उसकी मां ने उसे उठाया और पीछे की तरफ हट गई, लेकिन उस कुत्ते के सिर पर तो मानो खून सवार था। वो फिर एक बार तेजी से उनकी तरफ लपका। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उस मां और बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते के हमले से इस बार वो महिला भी सड़क पर गिर गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बच्चे के ऊपर ही लेट गई। लेकिन भीड़ की लाख कोशिश के बावजूद वो कुत्ता नहीं रुका।
यहां तक कि एक आदमी ने तो खतरा मोल लेते हुए उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश भी की। लेकिन वो तो सड़क पर गिरी हुई महिला और उसके बच्चे पर फिर झपट पड़ा। वो सड़क पर एक तरफ से दूसरी तरफ पलटती रही, लेकिन कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद एक दूसरी महिला ने कुत्ते को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर उसे बच्चे और उसकी मां से दूर ले गई। लेकिन तभी अचानक एक तरफ से एक दूसरा कुत्ता महिला और उसके बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ा। ऐसा लगा जैसे वो भी 2 साल के मासूम को उसकी मां की गोद से छीन कर ले भागेगा। हालांकि इस बार वहां मौजूद एक आदमी ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे कुत्ते के हमले से बचा लिया और भागकर घर के गेट की तरफ चला गया। इसके बाद वहां मौजूद लोग उस महिला और 2 साल के मासूम बच्चे का सड़क पर बिखरा सामान उठाते दिखाई दिए। और विश्वासनगर में कुत्ते के इसी हमले की तरह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने 1.5 साल की एक बच्ची पर भयानक तरीके से हमला कर दिया। उस हमले में वो बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, क्योंकि उसने उस बच्ची के पैर को अपने दांतों से जकड़ लिया था। बुराड़ी में उस बच्ची पर हुए खौफनाक हमले के वीडियो ने देश की राजधानी को झकझोर कर रख दिया। पिटबुल कुत्ते को लेकर उसका मालिक गली से गुजर रहा था। अचानक कुत्ते ने एक घर की तरफ देखा जहां एक बच्ची अपने दादा के साथ थी। राजस्थान के बाड़मेर से एक सड़क हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे एक बच्चे को टक्कर मार दी और इसके बाद वो कार पूरी रफ्तार से सामने खड़ी एक गाड़ी से जा टकराई। इस घटना का जो खौफनाक वीडियो सामने आया उसमें 2 बच्चे सड़क से गुजरते दिखाई दिए और उनके कुछ फीट आगे सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी के पास ही एक आदमी खड़ा दिखा। लेकिन तभी वहां एक कार तेज रफ्तार से आई और उसने 2 बच्चों में एक को टक्कर मार दी। इसके बाद वो कार सामने खड़ी उस गाड़ी से भी जा टकराई और उस कार का तांडव यहीं खत्म नहीं हुआ। वो कार दूसरी गाड़ी से टकराई तो उसे भी धकेलती हुई आगे बढ़ गई और ऐसा होते ही उस गाड़ी के आगे खड़ा वो आदमी भी इस हादसे की चपेट में आ गया, क्योंकि कार ने जिस गाड़ी को टक्कर मारी वो अचानक उस आदमी की तरफ बढ़ गई। इस दौरान वो कार सामने मौजूद एक पोल से भी जा टकराई और इसके बाद वो कार रुक गई। हादसे में एक बच्चा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक साथ कई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने एक साथ अभ्यास किया और उत्तर कोरिया से निपटने की तैयारियों को मजबूत किया। दावा किया गया कि तीनों देशों की इस ड्रिल ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को बुरी तरह भड़का दिया और इसी का नतीजा है कि उन्होंने एक बार फिर अपनी खतरनाक मिसाइलों के पिटारे को खोल दिया। पिछले हफ्ते भी उत्तर कोरिया ने समंदर में परमाणु हमला करने वाले एक ड्रोन के परीक्षण का दावा किया था और अब उसने एक साथ कई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर डाला। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से उन मिसाइलों को दागा जो येलो सी में करीब 2000 किलोमीटर दूर गिरी। दावा किया गया कि दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान का कोई भी इलाका इन मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं, क्योंकि उत्तर कोरिया से जापान की दूरी करीब 1100 किलोमीटर ही है। और ऐसे में किम जोंग उन की ये क्रूज मिसाइलें अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जापान में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे मौजूद हैं। और माना जाता है कि अमेरिका और जापान को किम जोंग उन फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जबकि किम जोंग उन दोनों देशों को दक्षिण कोरिया से दूर रहने के लिए धमकाते आए हैं। लेकिन किम जोंग उन की लाख धमकियों के बावजूद अमेरिका और जापान की सेनाएं दक्षिण कोरिया के साथ 10 दिन लंबी ड्रिल में जुट गईं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस ड्रिल का मकसद ही उत्तर कोरिया से बढ़े तनाव के बीच तैयारियों को परखना है। लेकिन इसी बीच किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइलें दागकर अपने दुश्मनों को चेतावनी दे डाली, क्योंकि दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने जिन क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया वो बेहद खतरनाक है और उनकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि ये मिसाइलें परमाणु हमला करने की भी ताकत रखती हैं। ऐसे में किम जोंग उन के एक आदेश पर उत्तर कोरिया की सेना दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक तबाही मचा सकती है। इधर वायुसेना ने 2 देशों की सेना के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी की। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई की वायुसेना के साथ मिलकर अरब सागर के ऊपर जंग का अभ्यास किया। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 समेत कई दूसरे लड़ाकू विमान शामिल हुए, तो फ्रांस ने अपना रफाल फाइटर जेट आसमान में उड़ाया, जबकि यूएई ने इस ड्रिल में अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमान का दम दिखाया।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड समय में पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। 2023 की इस परीक्षा में इंटरव्यू के 10 दिन बाद ही नतीजे घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा में कुल 251 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें सहारनपुर के रहने वाले सिद्धार्थ गुप्ता ने टॉप किया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेका। साल 2018 में भी सिद्धू वहां गए थे, तब उनकी ये यात्रा विवादों में घिर गई थी। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में मोबाइल फोन की चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों के पास से 80 मोबाइल फोन और 30,000 रुपए बरामद हुए। इन आरोपियों पर अलग अलग थानों में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। उधर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी की रेस में डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल गए। आयोवा कॉकस के बाद उन्हें न्यू हैम्पशायर में हुए रिपब्लिकन पार्टी के आंतरिक चुनावों में बड़ी बढ़त मिल गई। रिपब्लिकन पार्टी में दावेदारी के लिए कई राज्यों में अंदरूनी चुनाव होते हैं, लेकिन ये दोनों चुनाव सबसे अहम माने जाते हैं। इन्हीं चुनावों के नतीजों के आधार पर पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है और इन चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डंका बजता दिखा, क्योंकि आयोवा राज्य के बाद उन्होंने न्यू हैम्पशायर के आंतरिक चुनाव में भी बाकी दावेदारों को पछाड़ दिया। न्यू हैम्पशायर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 55% वोट हासिल हुए, जबकि उनको टक्कर दे रही निकी हेली 43% वोट ही जुटा पाई। You know, we won New Hampshire 3 times now, 3. आयोवा राज्य के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में भी निकी हेली को बड़े अंतर से मात दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की पहली पसंद ट्रंप हो सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी चुनाव इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पार्टी में उनकी टक्कर का दूसरा कोई नहीं है। कुछ दिन आयोवा राज्य में हुए आंतरिक चुनावों में भी उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की थी और अब न्यू हैम्पशायर में भी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। आयोवा के चुनावों के बाद तो भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने दावेदारी से खुद को अलग करते हुए ट्रंप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और अब न्यू हैम्पशायर के नतीजों के बाद उन्हें चुनौती दे रही निकी हेली भी बुरी तरह पिछड़ गई। न्यू हैम्पशायर में जीत दर्ज करने के बाद ट्रंप ने उन पर तीखा तंज भी कसा। She won Iowa. And I looked around, I said, didn't she come in third? Yeah, she came in third. हालांकि निकी हेली अब भी रेस में हैं और उम्मीदवार बनने की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही हैं। न्यू हैम्पशायर के नतीजों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 70% of Americans have said they don't want a Trump-Biden rematch. इसके अलावा निकी हेली ने ये उम्मीद भी जताई कि वो अगले महीने साउथ कैरोलिना राज्य में होने वाले रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी चुनाव में वापसी करेंगी। उन्हें ये उम्मीद आयोवा और फिर न्यू हैम्पशायर के चुनाव के नतीजों से मिली, क्योंकि न्यू हैम्पशायर के चुनाव में उन्हें आयोवा के मुकाबले दुगने वोट मिले और माना जा रहा है कि इसी के दम पर उन्होंने उम्मीद जताई कि वो अगले चुनाव में ट्रंप को पटखनी भी दे सकती हैं। उधर असम राइफल्स के एक जवान ने अपने साथियों पर गोलियां बरसा दी। मणिपुर में असम राइफल्स के एक जवान ने अपने 6 साथियों को गोली मार दी। इसके बाद उस जवान ने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में 6 जवान घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए। पुलिस के मुताबिक घायलों में कोई भी मणिपुर से नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अलग अलग बैंकों से करीब 4.5 करोड़ की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी फर्जी दस्तावेज के जरिए बैंकों से लोन लेकर फरार हो जाता था। 2 लोन लिए गए, जिसमें कि उनके द्वारा कुप्रचित डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से करीब 79 लाख रुपए कैश बरामद किया। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये जबलपुर से नागपुर लेकर के जा रहे थे। ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने 10 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि ये ड्रग्स झारखंड से लाए गए थे। तो 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। इधर यूपी के कानपुर में एक घर में हुए धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि दिन में खाना बनाते हुए उस घर में रखे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया और धमाके के साथ ही उस घर की छत के परखचे उड़ गए। वहां से आई तस्वीरों में महज 30 सेकंड में वो घर मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। वीडियो में पहले उस इलाके में सब कुछ ठीक नजर आया, तभी अचानक वहां मौजूद उस घर में जोरदार धमाका हुआ और उस घर की छत उड़ गई। थोड़ी ही देर में उस घर का सारा मलबा जमीन पर आ गया। वहीं धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस दौरान भी घर की छत से लगातार मलबा गिरता रहा। ऐसे में उन लोगों ने तुरंत उस मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। धमाके की आवाज बहुत तेज थी। जब सिलेंडर फटा है तो कुछ घर ही पे जो लोग थे वो उसी मलबे में दब गए वो। और जब मलबे में दबी एक लड़की को बाहर निकाला गया तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका पूरा घर खंडहर बन गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक
खाना बनाते हुए उस घर में रखे सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया था। वहीं धमाके के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घने कोहरे की वजह से गाड़ी नदी में गिर गई और उस गाड़ी में सवार 4 लड़कों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और क्रेन की मदद से उस गाड़ी को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक उन लड़कों में एक लड़के ने नई गाड़ी खरीदी थी और इसी खुशी में वो 5 लड़के घूमने निकले थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क से 28 फीट नीचे मौजूद रामगंगा नदी में गिर गई, जिसकी वजह से 4 लड़के उस गाड़ी में ही फंसे रह गए, जबकि एक लड़का उस गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर आ गया और चिल्लाने लगा। उस लड़के की आवाज सुनकर वहां गांव वालों की भीड़ लग गई और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस क्रेन के साथ वहां पहुंची और उस गाड़ी को बाहर निकाला और उस गाड़ी में फंसे 4 शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। इधर दिल्ली पुलिस ने कई दिनों से फरार बदमाशों को शिकंजे में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हत्या की कोशिश के मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि ये तीनों भोला गैंग नाम के गिरोह से जुड़े हैं और इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने के मकसद से उन्होंने 4 जनवरी को अपने विरोधी गैंग पर फायरिंग की थी। उस गोलीबारी में 13 साल के एक लड़के को गोली लग गई थी। बेंगलुरु से लापता हुए 12 साल के एक लड़के को पुलिस ने 3 दिन बाद हैदराबाद में ढूंढ निकाला। वो लड़का रविवार से लापता था और अपने घर से करीब 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद में पुलिस ने उसे खोज लिया। पुलिस ने दावा किया कि सोशल मीडिया की मदद से ये संभव हो पाया। उत्तर प्रदेश के एटा में कुछ बदमाशों पर एक घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में उन बदमाशों ने डंडों से महिलाओं और बच्चों की पिटाई की। इस हमले में कुछ महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। बिहार के औरंगाबाद में रक्तदान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक शादी समारोह में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूल्हा और दुल्हन के साथ शादी समारोह में शामिल 70 मेहमानों ने रक्तदान किया। उधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर विवादास्पद बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने घेर लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनके बयान के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जिम्मेदार बताया और ये आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान अखिलेश यादव के दम पर दिया। तो रामद्रोही बन करके और राजनीति करना चाहते हैं तो उसका भी उत्तर राम भक्त देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए थे। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे। इसी बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई और अखिलेश यादव से ये मांग करने लगी कि उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य को पद से हटा देना चाहिए। इधर श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद गर्भगृह से बाहर आने पर गोविंद देव गिरी महाराज ने ही प्रधानमंत्री को रामलला का चरणामृत पिलाकर उपवास खुलवाया था। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद भगवान का चरणामृत पीकर उपवास खोलने की इच्छा जाहिर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 11 दिन पहले से ही अनुष्ठान शुरू कर दिए थे और पूरे 11 दिनों का उपवास रखा था। उस चरणामृत को लेकर के उपवास पूरा करने की उनकी बात मुझे अत्यंत भक्तिमय लगी और इसलिए मैं उनकी उस राम भक्ति को देख करके अभिभूत हो गया था। उधर एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर कई मुस्लिम देशों में रिलीज नहीं हो पाएगी। एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर को पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देशों में बैन कर दिया गया। ये फिल्म यूएई को छोड़कर वहां के किसी भी देश में रिलीज नहीं होगी। खाड़ी देशों के संगठन जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेंसर ने इस फिल्म को मंजूरी नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक 22 मार्च से आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार आईपीएल के सभी मैचों की तारीखों का ऐलान एक साथ नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई शुरुआत में कुछ ही मैचों की तारीखों की घोषणा करेगा। बीसीसीआई ने बल्लेबाज सरफराज खान को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने पर माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया। वो इन दिनों इंडिया ए टीम की तरफ से खेल रहे हैं। सरफराज ने इस सीजन में रणजी ट्रॉफी के 6 मैचों में 982 रन बनाए थे। बेंगलुरु में बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन जल्द ही पहुंचने वाली है। इस मेट्रो ट्रेन को चीन से समंदर के रास्ते चेन्नई लाया जा रहा है और फिर वहां से इसे बेंगलुरु भेजा जाएगा। भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान ऑटो, आईटी, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, मेटल और पावर सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई।
इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 689 अंक चढ़कर 71,060 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 215 अंकों की तेजी के साथ 21,454 के स्तर पर पहुंच गया। इस बीच कई दिनों से जारी जबरदस्त बर्फबारी से पूर्वी रूस का एक हिस्सा बेहाल हो गया। वहां हालात इस कदर खराब हो गए कि कई रास्ते बंद करने पड़े, क्योंकि वहां की सड़कों पर घुटनों तक बर्फ जमा हो गई और मजबूरी में लोगों को उसी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। कई दिनों से जारी बर्फीले तूफान ने वहां रहने वाले लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल कर दिया, क्योंकि उन लोगों के घरों के सामने कमर तक बर्फ जमा हो गई और उसकी वजह से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। वहां से आई एक तस्वीर में एक आदमी अपने घर के बाहर जमी बर्फ को हटाता नजर आया। इसके अलावा वहां के एक इलाके में कई गाड़ियां बर्फ में दबी नजर आईं। उन गाड़ियों के आसपास बर्फ ने ऐसा डेरा डाला कि उससे निकलना ही नामुमकिन हो गया और इसीलिए जगह जगह बर्फ हटाने का काम किया गया। बताया गया कि बर्फीले तूफान की वजह से वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया, क्योंकि वहां की सड़कों पर इतनी बर्फ जम चुकी है कि गाड़ियों और बसों का चलना मुश्किल हो गया और इसी वजह से वहां के ज्यादातर हाईवे बंद कर दिए गए। रूस में पिछले कई दिनों से जारी बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, क्योंकि वो हाईवे बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक चुके थे। ऐसे में जगह जगह बर्फ हटाने का काम किया गया। लगातार बर्फबारी ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया और अगर कुछ लोग घरों से निकले भी तो उन्हें दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी, क्योंकि बर्फबारी की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई, जबकि सड़क किनारे लगे पेड़ भी बर्फ से लदे दिखाई दिए। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से कई विमानों ने देरी से उड़ान भरी। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में भी वहां जोरदार बर्फबारी जारी रहेगी। इधर मुंबई के गोरेगांव में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही उस इमारत में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद दमकल विभाग की 8 गाड़ियां वहां आग बुझाने के लिए पहुंच गईं। उत्तर प्रदेश के मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस मुहिम के तहत सड़क किनारे बनी कई अवैध दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। एसबीआई की नई रिसर्च में दावा किया गया कि राम मंदिर की वजह से अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इस रिसर्च के मुताबिक राम मंदिर की वजह से उत्तर प्रदेश में पर्यटन से जुड़ा कारोबार 4 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। बिहार के सिवान में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ कर 80 लाख रुपए का गांजा बरामद कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 400 किलो गांजा एक ट्रक से लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर गांजे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक ट्रक में लगभग 4 कुंतल गांजा की बरामदगी हुई है। उधर यूरोप के देश सर्बिया की राजधानी बेओग्रेद के एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। वो शॉपिंग मॉल देखते ही देखते आग की भयानक लपटों में घिर गया और लपटें भी ऐसी कि देखकर लगा कि शायद ही वहां मौजूद कोई आदमी जिंदा बचा हो, क्योंकि राजधानी बेओग्रेद का वो शॉपिंग मॉल इस तरह जला कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। वहां आग की लपटों ने मॉल के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। Mi smo došli oko pola 8 ovdje i već je krenula mala vatra da bije। लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि दमकल विभाग के लोगों के भी हाथ पांव फूल गए। हालत ऐसी हो गई कि मॉल में लगी आग को बुझाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े। हेलीकॉप्टरों से बरसाए पानी के बाद आग थोड़ी कम हुई तो दमकल के लोग मोटे मोटे पाइप लेकर उस मॉल में घुसे और आग को बुझाने में जुट गए। बताया गया कि वहां करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की गई, तब जाकर मॉल में लगी लपटें शांत हुई, लेकिन धुआं फिर भी नहीं छटा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर तो लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस मॉल से निकल रहे धुएं के गुबार ने आसपास की इमारतों को भी ढक लिया और उस इलाके के आसमान पर घंटों तक धुएं ने कब्जा जमाए रखा। उधर म्यांमार की सेना ने अपने 3 बड़े अधिकारियों को मौत की सजा दे दी। म्यांमार की सेना के मुताबिक उन अधिकारियों ने विद्रोही गुटों के सामने घुटने टेक दिए थे। फरवरी 2021 में हुए तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार गृह युद्ध की आग में जल रहा है और म्यांमार में सेना के शासन के खिलाफ कई विद्रोही गुट जंग लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में विद्रोही गुटों ने 20 दिन पहले म्यांमार के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद लोकई जिले से सैनिकों को खदेड़ दिया था और उस इलाके पर कब्जा जमा लिया था। थाईलैंड के अखबार बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक विद्रोही गुटों के हमले के बाद वहां म्यांमार की सेना के सैकड़ों जवानों समेत कई अधिकारियों ने सरेंडर भी कर दिया था और इनमें ज्यादातर बाद में छोड़ दिए गए थे। लेकिन बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों के सामने घुटने टेकने वाले अपने 6 अधिकारियों को सख्त सजा दे दी। दावा किया गया कि 3 अधिकारियों को मौत की सजा दी गई और 3 को जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए डाल दिया गया।
उधर मुंबई में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां राम मंदिर इलाके में डीजल के एक गोदाम में चिंगारी भड़की और थोड़ी देर में पूरे गोदाम में आग फैल गई। काफी दूर से ही आग की धधकती लपटें उठती नजर आईं। ऐसा लगा जैसे वहां बड़ा धमाका हो गया हो। रात के अंधेरे में भयंकर आग की वजह से तेज रोशनी आसमान में चमकती दिखी और वहां काले धुएं का गुबार ऊपर की तरफ उठता दिखाई दिया। डीजल के उस गोदाम में लगी आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आसपास फैल गई। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद वहां दमकल विभाग की 13 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। खतरे को देखते हुए पुलिस ने राम मंदिर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले ब्रिज को बंद कर दिया। अजब किस्से सुनाते फिर रहे हैं, अजब किस्से सुनाते फिर रहे हैं, हकीकत को छुपाते फिर रहे हैं। सौबात की एक बात कही अकेला ने, वो जालिम दुश्मनी पर है उतारू, हम ही यारी निभाते फिर रहे हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की।